Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Pariyar Commerce Classes। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th की बाकी सारी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर इंटरनल ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है कि हम पढ़ेंगे इसमें इंटरनल ट्रेड का मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। फिर हम पढ़ेंगे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स को, रिटेलर्स को। और हम बात करेंगे इसमें जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि हम हमेशा जो एग्जाम्पल होता है चैप्टर के बिगनिंग में उसको डिस्कस करते हैं और वही बेस होता है इस चैप्टर का। अगर हम उस एग्जाम्पल को समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमें बताता है कि ऐसी मार्केट जो हमारे आसपास है, मार्केट का मतलब जो दुकानें हैं, जिस भी चीज़ की दुकान दुकान हमारे आसपास है, किन किन चीज़ों की दुकानें हम देखते हैं अपने आसपास, कौन कौन से बिजनेसेस को हम देखते हैं और उसमें कितनी वेरिएशंस हैं। अगर हम देखें तो हमारे आसपास हमें ग्रॉसरी स्टोर भी देखने को मिल जाता है, हमें कपड़ों की दुकान भी देखने को मिल जाती है, हमें शूज़ की अलग दुकान देखने को मिल जाती है। तो ये छोटे छोटे जो रिटेलर्स, इनको रिटेलर्स कहा जाता है, जो सामान कस्टमर तक की पहुंचाते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। और जो सामान इन लोग को प्रोवाइड करते हैं लोग, उनको होलसेलर्स कहते हैं। ये रिटेलर्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, जहाँ भी इन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से रिटेलर जो है वो खरीद के लाता है और फिर रिटेलर वो सामान हमारे पास तक हमको पहुँचाता है। तो इन बिजनेसमैन को हम रिटेलर्स भी कह सकते हैं। आगे हम फिर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि होलसेलर और रिटेलर्स क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे आसपास हमें बहुत सारे टाइप की जो दुकानें हैं वो देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो जनरल प्रोविज़न स्टोर हो, अगर थोड़े से और बड़े में अगर हम देखते हैं, और जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सामान मिलते हैं। अब स्पेशलाइज्ड सामान का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ें जो जनरली हमें दुकानों पे नहीं मिलती है और उसके लिए हमें कुछ खास दुकानों पे जाना पड़ता है, उन्हें स्पेशलाइज्ड सामान कहते हैं। और अगर हम देखें तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं या मॉल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इन जगह पर भी क्या होता है कि जो सामान है वो बिकता है। और जैसे मार्केट में हमें अपने आसपास दुकानें दिखाई देती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी सामान जो है बेचते हुए हमें लोग दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया के अंदर में जो लोग सामान बेचते हैं वो ज़्यादातर उनके पास अपनी फिक्स्ड शॉप नहीं होती है। वो ज़्यादातर सड़कों के ऊपर ही सामान लगाकर अपना बेचते हैं या फिर जो रिक्शा है, रिक्शा वगैरह का यूज़ करते हैं, ठेला वगैरह का यूज़ करते हैं और अपने सामानों को उसी में बेचते हैं। और अगर हम अर्बन एरिया में जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मार्केट अलग देखने को मिलती है। फिक्स्ड शॉप वगैरह हमें वहाँ देखने को मिलती हैं जो परमानेंट शॉप्स होती हैं और लोग वहीं पर अपना सामान को बेचते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या यही जो रूरल एरिया के अंदर में हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अर्बन एरिया के अंदर में देखने को मिल रही हैं, क्या यहीं तक की हमारी मार्केट सीमित है? नहीं, इससे अलावा भी हमारी मार्केट है जो हम दूसरी कंट्रीज से अपने कंट्री के अंदर में सामान, बहुत सारे ऐसी सामान होते हैं जो हमें दूसरी कंट्री के हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं, तो इन्हें इम्पोर्टेड गुड्स कहा जाता है। और कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनीज हैं, दूसरी कंट्री की कंपनी है, हमारी कंट्री के अंदर में ऑपरेट करके हमें सामानों को बेचती हैं, तो उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। तो ये मार्केट भी हमें अपने आसपास देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से डिवाइड होती है। तो जोग्राफिकल बाउंड्री का मतलब होता है कि हर कंट्री की अपनी एक जोग्राफिकल बाउंड्री होती है
और अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी उसके अंदर का जो ट्रेड होगा, उसके अंदर में सामानों को खरीदना और बेचना जो मार्केट होगी, उस मार्केट को इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा या उस ट्रेड को इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और अगर हम उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर सामान को खरीदते या बेचते हैं तो उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो फिलहाल हम इस चैप्टर के अंदर में इंटरनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है और इंटरनल ट्रेड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंटरनल ट्रेड क्या होता है, कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री, किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होने वाला ट्रेड इंटरनल ट्रेड कहलाता है। और इसके अंदर में आप जो भी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था एग्जांपल के अंदर में दुकानों के बारे में या बिजनेसेस के बारे में, वो सारे बिजनेसेस अगर एक कंट्री के अंदर हैं और वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं तो उन्हें कहा जाएगा इंटरनल ट्रेड के अंदर ही वो सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो कोई मॉल हो या कोई सुपरमार्केट हो या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो या छोटे मोटे जो सामान बेचने वाले जो रिक्शे के ऊपर बेच रहे हैं, चाहे ठेलों के ऊपर बेच रहे हैं, चाहे अपनी परमानेंट शॉप है या लोगों के घर घर जाकर सामानों को बेच रहे हैं, तो वो सब अगर एक कंट्री के अंदर में हो रहा है तो उसको कहा जाएगा इंटरनल ट्रेड। अब बात करते हैं कि इंटरनल ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है इंटरनल ट्रेड का वो होता है होलसेल ट्रेड, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड के बारे में बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। एक जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है जो सामानों को बनाता है। कोई भी जो सामान हम अपने आसपास देखते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किया गया होता है, और जब वो प्रोड्यूस किया गया होता है तो जो उसको प्रोड्यूस करता है उसे मैन्युफैक्चरर कहते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सामानों को बल्क में बनाता है। वो एक दो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बनाता है सामान, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई करे और अपनी अर्निंग करे उनको सेटिस्फाई करके, यानी कि उनको बेच के पैसा अर्न करे। इस एम के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में सामान को बनाता है। बल्क का मतलब हो गया लार्ज क्वांटिटी में। तो जो होलसेल ट्रेड होता है यानी कि जो होलसेलर होता है वो क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि जो सामान तुमने बनाया है मैं उस सामान को जो है मार्केट में बेचूंगा। होलसेलर उससे बल्क में सामान को खरीदता है और उसके बाद जो रिटेलर, जिनको मैंने बताया था जो हमारे आसपास के दुकानदार होते हैं उनको रिटेलर्स कहते हैं, वो रिटेलर्स होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं और फिर होलसेलर उनको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सामान देता है और फिर वो सामान स्मॉल क्वांटिटीज में दुकानों में आता है और दुकानों से फिर हमारे पास आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो होलसेलर है यानी कि होलसेल ट्रेड है वो हमारे इंटरनल ट्रेड का सबसे पहला पार्ट है। तो मैंने बता दिया आपको कि होलसेल ट्रेड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो होलसेलर है, जिसको होलसेल ट्रेड का जो जो करने वाला होता है उसे होलसेलर कहते हैं। तो जो होलसेलर है वो किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर को करता हो चाहे वो रिटेलर को करता हो। मैन्युफैक्चरर का मतलब मैंने बताया आपको जो सामान बना रहा है, क्योंकि होलसेलर क्या करता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक का काम करता है। तो बात करते हैं वो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहली जो सर्विस वो प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, यानी कि जो सामान बना रहा है, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते रहते हैं इस चीज़ को आसानी से। मान लेते हैं कि कोई एक मैन्युफैक्चरर है जो चिप्स बना रहा है। अब वो चिप्स बल्क में बनाता है, अपना ब्रांड नेम लगाता है उसके ऊपर में, और उसके बाद जो होलसेलर है वो उसे बल्क में खरीदता है और फिर जो है छोटे छोटे दुकानदारों के पास वो स्मॉल क्वांटिटी में पहुंचता है और फिर वहां से कस्टमर उसके पास पहुंचता है, रिटेलर के पास, वहां से सामान कस्टमर के पास तक पहुंच जाता है। तो बात करते हैं जो चिप्स बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, सबसे पहली जो सर्विस जो होलसेलर उसको देता है वो है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो होलसेलर होता है उसे पता है कि मेरे से कितने रिटेलर्स जुड़े हुए हैं और कितने रिटेलर उससे सामान को खरीदेंगे, उसे पक्का सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है कि मेरे से इतने लोगों ने कांटेक्ट किया है, उन्होंने ऑर्डर मांगा है कि भाई ये चिप्स का जो ब्रांड है वो काफ़ी चल रहा है, पॉपुलर है और मार्केट के अंदर में आजकल चिप्स की डिमांड है। तो वो मैन्युफैक्चरर को बताता है कि अगर आप इसको इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे तो मैं सारी क्वांटिटी को खरीद लूँगा
और जो भी उसका पेमेंट होता है, जो भी उसका पैसा होता है, होलसेलर उनको पे कर देता है। फिर होलसेलर कुछ अपने रुपए उसमें जोड़ने के बाद फिर वो उसको रिटेलर को बेचता है। जो सामान कस्टमर खरीदता है उसके ऊपर लिखा रहता है एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि एक जो रिटेलर आपको सामान बेचता है वो मैक्सिमम कितने रुपए में उसको बेचेगा। तो जो एमआरपी होता है उसके अंदर सभी लोग का प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, इन सबका प्राइस उसके अंदर में ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहता है। और जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है उस सामान को खरीदने के लिए, वो भी पहले से ही उसके अंदर में इंक्लूड रहता है। हालांकि वो अभी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए होलसेलर मदद करता है मैन्युफैक्चरर को। होलसेलर बताता है कि आप इतना इतना बनाओ, इतनी क्वांटिटी में बनाओ, और इस तरीके से वो सारा का सारा बिक जाएगा। तो इससे सबको फायदा होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो, फिर चाहे वो रिटेलर्स हो। दूसरा आता है बियरिंग रिस्क। अब मान लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने इतना बल्क में बना दिया, और बल्क में बनाने के बाद वो बिका नहीं या लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, तो क्या होगा? रिस्क है इसके ऊपर। तो जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को ये बताता है कि अगर आपने इसको बनाया जितना मैंने आपको कहा है, तो वो सब चीज़ मैं आपसे खरीद लूंगा, तो आपके ऊपर किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहेगा। यानी कि जो मैंने आपसे कहा है आप बनाओ, अब चाहे कस्टमर उसको बाद में पसंद करे या ना करे, वो मेरा रिस्क है, मैं तो आपसे सामान को खरीद लूंगा। इस तरीके से वो रिस्क को क्या करता है? बियर कर लेता है। तीसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंस। कई बारी क्या होता है कि जो होलसेलर होता है या मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके पास पैसे नहीं होते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। तो जो होलसेलर होता है वो उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, अभी आपको पास बनाने के लिए रुपए नहीं है, मैं आपको देता हूँ रुपए, आप चीज़ों को खरीदो, रॉ मटेरियल खरीदो और चीज़ों को बनाओ, और उसके बाद वही जो बनाया हुआ सामान है वो आप मुझको बेच देना। इस तरीके से फाइनेंशियल वाली जो हेल्प है वो भी जो है होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर की करता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा जो सर्विस है, वो है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस का मतलब होता है कि जो होलसेलर है उसे पता है मार्केट की कंडीशन क्या है, क्या चीज़ मार्केट के अंदर में ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो मैन्युफैक्चरर को बताता है कि आज के टाइम पे ये फ्लेवर या ये चीज़ जो है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, और अगर आप अपने जो भी चीज़ें बना रहे हो आप उसके अंदर में ये चीज़ डालोगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी और वो ज़्यादा बिकेगी। तो इससे आपका फायदा भी होगा, मेरा फायदा भी होगा और सबका फायदा होगा। तो ये एडवाइस जो है वो जो है होलसेलर वो मैन्युफैक्चरर को देता है। फिर आता है हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्केटिंग नहीं कर पाता अपने सामान की, वो बना तो देता है। मार्केटिंग करने का काम किसका होता है? होलसेलर का और रिटेलर का। तो जो होलसेलर होता है वो सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला यहाँ पे इंसान है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं अगर वो मार्केट के अंदर में सामान नहीं चल रहा है तो उनको होलसेलर ये सर्विस भी देता है कि अगर तुम्हारा सामान नहीं बिक पा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो तुम मुझे वापस कर देना उस सामान को। तो इसमें रिस्क किसका हुआ? होलसेलर का। तो जो होलसेलर है वो अगर मार्केटिंग अच्छी करता है या होलसेलर जो है कस्टमर तक की उस प्रोडक्ट को पहुंचा पाता है अच्छी तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर जो है अगर पसंद आने लग गया कस्टमर को तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और उसका डिमांड बढ़ेगी तो वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो होलसेलर को ही मिलेगा और मैन्युफैक्चरर को ही मिलेगा, रिटेलर को ही मिलेगा। तो इस तरीके से मार्केटिंग करने में भी जो होलसेलर है वो बहुत बड़ा काम यहाँ पे करता है। मैन्युफैक्चरर उतना नहीं कर पाता अपनी चीज़ों की मार्केटिंग, लेकिन क्योंकि होलसेलर ने रिस्क ले रखा है तो वो उसकी मार्केटिंग में अच्छी तरीके से करता है, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाने पहचाने और फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट हो। फिर आता है फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। अब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर को लगने लग गया है यार ये सामान जो मैंने प्रोड्यूस किया है अब ये ज़्यादा बिक नहीं पा रहा है, या इसकी डिमांड ज़्यादा नहीं आ रही है, होलसेलर इसको खरीद नहीं पा रहा है या उसको खरीदना नहीं चाहता है। तो इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है
वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये मेरा जितना मैंने प्रोड्यूस कर रखा है सब बेकार हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो होलसेलर है वो उसको बताता है कि ठीक है, अब आपने इतना प्रोड्यूस कर लिया है तो मैंने आपको कहा था कि मैं इतनी क्वांटिटी में आपसे खरीद लूंगा, और अगर आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ती है, लोगों को पसंद आता है, तो जब मैं आपसे बोलूंगा कि इसको और प्रोड्यूस करो तभी इसको प्रोड्यूस करना। तो इस तरीके से क्या होगा, सामान बर्बाद भी नहीं होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उसको लॉस भी नहीं होगा। तो जो होलसेलर है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो मैन्युफैक्चरर को बता रहा है कि अब इतना बनाओ, अब इतना बनाओ, और उसके अकॉर्डिंग जब वो बनाते हैं तो जल्दी से जल्दी बिक जाता है, और मैन्युफैक्चरर को इसका लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर आता है नेक्स्ट, स्टोरेज। मैन्यु जो होलसेलर है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदता है, मैन्युफैक्चरर के पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वो सामानों को वहाँ पे बना रहा होता है, तो स्टोरेज करने के लिए ज़्यादातर उसके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती। कुछ सामानों को तो स्टोर कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर सामानों को वो स्टोर नहीं कर पाता है। अब होलसेलर जो बल्क में इतने सामानों को खरीदता है उसके बाद रिटेलर्स को देता है, तो यहाँ पर जो होलसेलर है उसके पास अपना गोडाउन है, बड़ा गोडाउन। तो मैन्युफैक्चरर को कहता है भाई तुम प्रोड्यूस करो, और रखने की प्रॉब्लम को मत समझना, मैं जब भी प्रोड्यूस होता है मुझे आप कॉल करना, मैं आऊँगा, सामान को उठा के अपने गोडाउंस में रख दूंगा, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो भी जो है प्रोवाइड करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। अब आता है सर्विसेज टू रिटेलर। अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को तो सर्विसेज दे दी, अब रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज देता है, यानी कि जो छोटे छोटे अमाउंट में सामान खरीद के ले आते हैं होलसेलर से, उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका होलसेलर, वो जरा जानते हैं। तो पहली सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो करता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो मैन्युफैक्चरर को बताता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में उसे कब कब बनाना है, और रिटेलर से भी उसका कांटेक्ट रहता है। रिटेलर को लगने लगा कि भाई डिमांड आने लग गई, तो रिटेलर होलसेलर को बताता है, और होलसेलर फिर मैन्युफैक्चरर को बताता है, मैन्युफैक्चर वो जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर करता है, और तुरंत सामान किसका पहुंच जाता है, रिटेलर के पास पहुंच जाता है। तो जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है उसे मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कस्टमर आ रहा है आपकी दुकान पे और आपके पास सामान नहीं है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर कस्टमर का जो इंटरेस्ट होता है आपकी दुकान पे, आपके सामानों पे, वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए आप कभी भी किसी दुकानदार के पास जाओगे, रिटेलर के पास जाओगे और उससे कहोगे कि ये सामान आपके पास अवेलेबल है, तो वो कभी मना नहीं करता है। वो कहता है आज नहीं है लेकिन मैं कल आपको अवेलेबल करा के दे दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी होलसेलर का काम होता है रिटेलर को प्रोवाइड करना, और वो बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रोवाइड करा देता है। मार्केटिंग सपोर्ट। अब जो होलसेलर है, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहा है किसके लिए, होलसेलर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है वो सामान की मार्केटिंग नहीं होगी तो उसको रिटेलर भी नहीं लेगा, और कस्टमर भी तो बिल्कुल भी नहीं लेगा उसको। और रिटेलर कोई सामान ऐसा रखेगा ही नहीं अपनी दुकान पे जो बिकता नहीं है, क्योंकि उसे इतने दिन भर वहाँ बैठना है, और वो ऐसे सामान को रखे जो बिकेगा नहीं, तो फिर उसका क्या फायदा हो रहा है। तो इसीलिए जो मार्केटिंग का सपोर्ट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर्स को भी। वो ऐसे प्रोडक्ट को बनाता है जिसकी अच्छी डिमांड है मार्केट के अंदर में, उसका एडवर्टाइजमेंट कराता है, उसको लोगों के पास तक पहुंचाता है, चाहे वो ऑडियो से पहुंचाए, वीडियो से पहुंचाए, या किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू पहुंचाए। तो ये हर चीज़ करने का जो काम होता है वो किसका होता है, होलसेलर का होता है। होलसेलर की ये काम करने से क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होता है, रिटेलर को भी फायदा होता है। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। जिस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा था, सेम उसी तरीके का जो सपोर्ट है क्रेडिट, मतलब कि उधार जो चीज़ है, पैसे उधार देने वाले बात जो है, वो यहाँ पर होलसेलर रिटेलर को भी देता है। कई बार रिटेलर जो है वो चाहता तो है उसकी दुकान पे सामान हो, क्योंकि उसका सारा पैसा चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके पास अभी पैसे नहीं होते हैं सामान को खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए। तो यहाँ पर जो होलसेलर है वो उससे कहता है कि ठीक है, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम स्टॉक के लिए तुम मुझे मत दो, तुम सामान को रख लो, और जब बिक जाए तो पैसा मेरे को वापस कर देना। और इस तरीके से जो ग्रांट ऑफ क्रेडिट है वो भी जो है
होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। होलसेलर के पास पूरी नॉलेज है कि क्या चीज़ डिमांड में है, वो रिटेलर से इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेता है। रिटेलर क्योंकि कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो उसे पता है कि कस्टमर क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं। वो रिटेलर को बताते हैं, रिटेलर उसी चीज़ को होलसेलर को बताता है, होलसेलर इसी चीज़ को मैन्युफैक्चरर को बताता है कि आपको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, आजकल कस्टमर ये चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि इस नॉलेज के बेस पर वो रिटेलर को भी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आपको ये सामान इस तरीके से रखना चाहिए। मैन्युफैक्चरर जो है उसने इस चीज़ के लिए ये चीज़ बता रखी है। तो इस तरीके से नॉलेज को प्रोवाइड कराता है रिटेलर को। रिटेलर जब इस तरह से चीज़ों को करता है तो उसका सामान खराब भी नहीं होता है और वो सामान लंबे टाइम तक की उसके दुकान पे रहता है, और जब भी कस्टमर को नीड होती है तो तुरंत वो सामान बिक जाता है। तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड नॉलेज देने का काम जो है होलसेलर का, वो रिटेलर को रहता है। फिर आता है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग में क्या होता है कि अब रिटेलर ने अपने सामानों को अपनी दुकान पे रख लिया है। अब दुकान पे रखने के बाद अगर वो बिकता नहीं है तो किसकी सरदर्दी है? रिटेलर की सरदर्दी है। दुकानदार ये सोचता है कि मैंने फालतू में सामान खरीद लिया इस होलसेलर से, अब ये सामान मेरे सर पड़ गया, अब मेरे को लॉस हो गया। तो इसमें क्या होता है कि होलसेलर उनसे कहता है कि चलो ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सामान जो है तुमने जो खरीदा हुआ है ये नहीं बिक पा रहा है या इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस सामान को तुरंत मेरे को वापस कर दो। आपने देखा होगा कि जब कोई सामान टूटा फूटा निकल जाता है तो जो दुकानदार होता है वो आपसे कहता है कि आप चिंता मत करो, आपके सामान को मैं वापस करूंगा। तो ये जो गारंटी वो देता है आपको रिटेलर, वो किस वजह से देता है? क्योंकि होलसेलर ने उसको गारंटी दी होती है। तो इस तरीके से रिस्क शेयर हो जाता है। किसी भी तरह का रिस्क किसी के ऊपर नहीं रहता है कि अगर दुकानदार के ऊपर ये रिस्क नहीं रहता है कि वो सामान टूट फूट गया तो अब वो दुकानदार को लॉस हो गया, तो ये चीज़ जो है होने नहीं देता है होलसेलर। ये था हमारा होलसेलर क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, और होलसेलर की जो सर्विसेज है मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को क्या क्या होती हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ आपको, जो होलसेलर से बल्क में नहीं खरीदता है, छोटे छोटे यूनिट्स में खरीदता है, फिर उन छोटे छोटे यूनिट्स को कस्टमर को बेचता है, उसको कहते हैं रिटेलर यानी कि रिटेल ट्रेड। ऐसे लोग जो इस तरह का ट्रेड करते हैं उनको रिटेलर्स कहा जाता है और इस ट्रेड को रिटेल ट्रेड कहते हैं। अब आता है कि जो सर्विसेज हैं, जो रिटेलर है वो क्या क्या सर्विसेज देता है, किस किस को देता है। सबसे पहली सर्विस जो मैन्युफैक्चरर को देता है और होलसेलर को देता है रिटेलर। मैन्युफैक्चरर जो उसके ऊपर होलसेलर है, और होलसेलर के ऊपर कौन है? मैन्युफैक्चरर। तो उन दोनों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर। तो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? सबसे पहला, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया है वो इंडिया के किसी भी कोने पे उसको बना रहा है और बनाया होगा, होलसेलर ने उसको उस कोने से उठा के अपने पास रखा होगा, फिर वो उस कोने से इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जो दुकानें हैं, जो पूरे के पूरे कॉर्नर में, इंडिया के कॉर्नर में है, वहां तक कि वो सामान पहुंच जाता है, और इस तरीके से वो सामान का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि कस्टमर उसको खरीदेगा, वो कस्टमर कहीं का भी हो, उसको सामान मिल जाता है। इस तरीके से कोने से शुरू हुआ सामान वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, पर्सनल सेलिंग। अब जो रिटेलर है उसने जो सामान अपनी दुकान पे रखा है वो कोशिश ये करता है कि उस सामान पे उसको कुछ भी करना पड़े वो सामान को बेच दे। इसके लिए वो कस्टमर को बहुत तरीके से कन्विंस करता है, उसको बताता है कि ये जो चीज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ इसमें ये फ़ायदा है आपको, ये चीज़ आपको मिलने वाली है, ये चीज़ आपको मिलने वाली है। और कस्टमर कन्विंस होने के बाद उस सामान को खरीद लेते हैं, जिसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। यानी अपने तरीके से उसने उस सामान को बेचने के लिए सारे जो तरीके होते हैं उसका यूज़ किया, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। और ये चीज़ जो होती है वो रिटेलर करता है कस्टमर्स को, और जब वो सामान बिक जाता है तो इसका फ़ायदा चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो,
चाहे वो होलसेलर हो, सबको मिलता है, रिटेलर को खुद भी मिलता है इसका फायदा। फिर आता है तीसरा, इनेबल लार्ज स्केल ऑपरेशन। रिटेलर को पता है कि कस्टमर किस चीज़ को पसंद कर रहा है और कितना पसंद कर रहा है। जैसे ही उसको उसकी डिमांड के बारे में पता लगता है, वो तुरंत होलसेलर को बताता है, होलसेलर उस चीज़ को तुरंत मैन्युफैक्चरर को बताता है, सामान तुरंत रेडी होता है और इस तरीके से पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको बड़े प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसे ये नहीं होता है कि उसे मार्केट घूम के पता करना है कि कितनी डिमांड आ रही है, क्या आ रही है। उसको होलसेलर बता देता है कि आप प्रोड्यूस करो, अब टाइम आ चुका है, इतने दिनों में सामान को यहाँ तक पहुँचाना है मुझे, इतने दिनों में आप उसको प्रोड्यूस करके दे दो। और इस तरीके से जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो आराम से हो जाता है। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, रिटेलर का मैंने बताया आपको, मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसे सभी जो कस्टमर है उनसे बात करता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम, मुझे बताओ, फीडबैक दो। कस्टमर उसको फीडबैक देते हैं, वो होलसेलर को फीडबैक देता है और होलसेलर सीधे मैन्युफैक्चरर को फीडबैक देता है और इस तरीके से सामान अच्छे पे अच्छा बनता चला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, हेल्प इन प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब हो गया कि अभी तक तो जो होलसेलर था वो मार्केटिंग कर रहा था। अब जो अगर जो रिटेलर है वो क्या करता है, पर्सनल सेलिंग करता है, वो सामान को बेच रहा है, वो अपने एंड पे सब चीज़ों के तरीके से कन्विंस कर रहा है अपने कस्टमर को। तो कस्टमर कन्विंस होने के बाद अगर खरीद रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिटेलर का जो कन्विंसिंग था वो सक्सेसफुल हो गई। तो उसने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया आपके सामान को। और इस तरीके से सामान, चाहे जो भी है सामान, उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो लोगों के पास तक पहुंच जाता है, उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, मार्केटिंग हो जाता है। तो इससे सबको फायदा मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। अब रिटेलर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट तो कंज्यूमर से डायरेक्टली होता है। तो उनको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, सबसे पहला, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वो सामानों को हमेशा अपने पास अवेलेबल करा के रखता है, क्योंकि मैंने बताया आपको उसका कॉन्टैक्ट होलसेलर से होता है, होलसेलर का मैन्युफैक्चरर से होता है। तो सामान हमेशा उसके पास अवेलेबल रहता है, वो मना नहीं करता कभी किसी कस्टमर से कि सामान जो है नहीं है उसके पास। वो कहता है कि आज नहीं है लेकिन मैं आपको कल या उसके अगले दिन जो है आपको दे दूंगा सामान। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी सामान उसकी दुकान पे रखा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो लेता है होलसेलर से, और होलसेलर उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है उस प्रोडक्ट के बारे में। और कोई नया प्रोडक्ट अगर कस्टमर देखता है दुकान पे तो पूछता जरूर है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन देने का काम होता है वो जो है रिटेलर जो है कस्टमर को देता है। फिर वो पसंद करे ना करे वो उसकी नेक्स्ट स्टेप है उसका। फिर आता है कन्विंसिंग इन बाइंग। तो मैंने बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है एक रिटेलर जो होता है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा भी है जो मार्केट के अंदर बिल्कुल नया आया है तो उसको भी इस तरीके से कन्विंस करता है रिटेलर कि कस्टमर को भरोसा हो जाता है कि ये सामान बहुत ही अच्छा है। वाइड सिलेक्शन, रिटेलर की दुकान पे इतने सारे सामान होते हैं, इतने ब्रांड के होते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के होते हैं। तो बहुत सारे सिलेक्शन का जो एक करने का बताता है कि भाई मेरे पास इतने सारे सामान हैं, आप कोई भी सामान को चूज कर सकते हो। तो वाइड सिलेक्शन जो है वो रिटेलर जो है कस्टमर को देता है। आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर रिटेलर ये भी कहता है कस्टमर से, अगर ये सामान में प्रॉब्लम आती है, डिफेक्ट आता है या ये होता है, तो आप एक दो दिन के अंदर मुझे सामान वापस कर देना, मैं इस सामान का दूसरा सामान आपको दे दूंगा। तो इस तरह से आफ्टर सेल सर्विस भी वो प्रोवाइड आपको करता है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, हालांकि ये बहुत कम होता है लेकिन फिर भी जो एक रिटेलर होता है जो हमारे घर के आसपास जिसकी दुकान होती है, अगर कभी किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, रुपए नहीं होते हैं सामान को खरीदने के लिए, तो वो कभी कभी उधार पे भी वो सामान को दे देता है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। इसके आगे का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। तो ये जो टाइप्स में इसके टाइप हैं, फिर दो टाइप इसके फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते चले जाते हैं। तो इस बार के सिलेबस में जो ये फर्स्ट टाइप है इसका, इटिनेरेंट रिटेलर्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और इसका जो दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं
फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो फिक्स शॉप रिटेलर्स में भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक स्मॉल स्केल होता है और एक लार्ज स्केल होता है। तो स्मॉल स्केल आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जो ये फिक्स शॉप में जो लार्ज स्टोर्स हैं, यानी कि यहाँ से डिपार्टमेंटल स्टोर से, ये आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में या इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें कई भी बात आपके समझ में आसानी से आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।